नाज़रीन, हिंदुस्तान में एक सुल्तान ऐसा भी था जो जब तक जिंदा रहा अंग्रेज़ों को लगा कि वो हिंदुस्तान पर काबज़ नहीं हो सकते। लेकिन एक अंग्रेज़ अफसर ने इसकी लाश मैसूर के किले के बाहर देखी तो कहा कि अब हिंदुस्तान हमारा है। ये बरसगीर में अंग्रेज़ों के लिए आखिरी बड़ी रुकावट थी। ये 1760 का हिंदुस्तान है। दिल्ली से कोई 2200 किलोमीटर दूर जनूबी हिंदुस्तान का एक शहर है श्रृंगापटन। इस शहर के एक मीनार पर बने कमरे में एक अजीब सी सरगर्मी जारी है। एक 10 साल लड़का बड़ी जानफसानी से एक रेती की मदद से एक खिड़की की सलाखें काट रहा है और इसके पास बैठा इसका 5 साल भाई आंखों में खौफ भरे इसे देख रहा है। बड़े लड़के ने खिड़की की सलाखें काटी, फिर खिड़की से एक रस्सी बांधकर नीचे लटका। उसने अपने भाई को पीठ पे लादा और रस्सी की मदद से नीचे उतर गया। कुछ ही देर में सारे श्रृंगापटन में हाहाकार मच गई कि बागी जनरल हैदर अली के दोनों कैदी बेटे टीपू और करीम फरार हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सलाखें काटने वाला नन्ना बहादुर फतेह अली टीपू था और अब यही नन्ना सुल्तान अपने भाई के साथ दुश्मनों से छुपता फिर रहा था। वजह यह थी कि टीपू का वालिद हैदर अली, जो मैसूर के राजा का सिपा सलार था, अपने मुखालिफिन की साजिशों की वजह से बागी करार पा चुका था। अब वो शहर से फरार था और इनके बेटों को कैद किया गया था, लेकिन वो भी भाग चुके थे। इसी दौरान होली का त्यौहार आया। हैदर अली के हमदर्दों ने टीपू और उसके भाई को होली के रंगों में रंग दिया। टीपू ने चेहरे पर भी शेर का मास्क डाल लिया और इस तरह दोनों भाई किसी की भी नजरों में आए बगैर शहर से निकल गए और इस तरह वो अपने बाप से जा मिले। इस इंतहाई फिल्मी अंदाज के फरार के 1 साल के अंदर टीपू का बाप हैदर अली मैसूर का हुक्मरान बन चुका था और टीपू वली अहद। लेकिन हैदर अली का 21 साल दौरे हुकूमत दुश्मनों से जंग और जदल में ही गुजर गया और जब 1782 में हैदर अली की वफात के बाद टीपू तख्त नशीं हुआ तो यही मसाइल इसे भी मुंतकिल हो गए। मैसूर की हुक्मरानी फूलों का बिस्तर नहीं, कांटों की सेज थी। ये तय था कि टीपू कितना ही काबिल हुक्मरान सिपाही नहीं, लेकिन वो अपनी सल्तनत की तबाही को टाल तो सकता था लेकिन रोक नहीं सकता था। इसकी क्या वजह थी? इसकी वजह थी रियासत मैसूर का इंतहाई मुश्किल जिग्राफिया। वो सूबे जो आज भारतीय स्टेट कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला कहलाते हैं, उनके बहुत से हिस्से रियासत मैसूर में शामिल थे। देखने में ये बड़ी रियासत थी, लेकिन इसके साथ मसला ये था कि इसके 3 इंतहाई खतरनाक दुश्मन इसकी सरहदों पर ही बैठे थे। कुछ मशरकी इलाकों और जनूब में ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों की हुकूमत थी, जिनका जनूबी हिंदुस्तान में फौजी मरकज मद्रास था और जो अब चेन्नई कहलाता है। अंग्रेज इलाके के साथ मशरक ही में हैदराबाद दक्कन की रियासत थी, जो अब इंदिरा प्रदेश का हिस्सा है, जबकि शुमाल की तरफ मरहट्टे थे, जिनकी सल्तनत मैसूर की सरहदों से दिल्ली तक फैली हुई थी और मगरब में समंदर था। यानी किसी तरफ से टीपू को मदद नहीं मिल सकती थी और ना ही वो पीछे हट सकता था। इस खतरनाक जिग्राफिया के साथ एक और भी बड़ा मसला था, वो ये कि मैसूर हिंदुस्तान की दौलतमंद रियासतों में से एक थी। मसाला जात की पैदावार और कपड़े की सनअत यहाँ खूब फल फूल रही थी। मैसूर के शहरियों की आमदनी बाकी हिंदुस्तान के लोगों से 5 गुना ज्यादा थी। तो ऐसे में मैसूर के मुखालिफिन की राल क्यों न टपकती। इसके तीनों तरफ फैले दुश्मनों का वाहिद मकसद मैसूर पर कब्जा करना था, इसलिए उनसे सुलह या महदे का सवाल ही पैदा नहीं होता था। यूं मैसूर की रियासत खतरनाक जिग्राफिये और मुश्किल हालात में कमजोर दफाई पोजीशन पर खड़ी थी, लेकिन टीपू भी हार मानने वालों में से नहीं था। वो सुलह और जंग दोनों के लिए ही तैयार था। उसने पहले अपने दुश्मनों से सुलह के महदे भी किए, लेकिन ये तमाम के तमाम महदे नाकाम रहे और टीपू सुल्तान को आखिरकार जंग करना पड़ी। इन जंगों में कई बार इसने अपने दुश्मनों के ऐसे दांत खट्टे किए कि लोग इसे शेर मैसूर भी कहने लगे। इस सिलसिले की पहली जंग वही थी जो इसे अपने बाप से वर्षे में मिली थी, यानी अंग्रेजों से जंग, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर हमला कर दिया था। ये वही जंग थी जिसके दौरान ही टीपू सुल्तान के वालिद हैदर अली की वफात भी हुई थी। टीपू की जगह कोई और होता तो अपने बाप की मौत और दुश्मनों से जंग इसके असाब शल कर देती और वो रियासत इसी वक्त खत्म हो जाती। लेकिन टीपू ने तख्त नशीं होते ही एक के बाद एक अंग्रेजों की लश्कर को धूल चटाई। फिर इसने बंगलौर के किले में एक मशहूर अंग्रेजी फौज को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। बरसगीर की तारीख में अंग्रेजों को ऐसी जिल्लत अमीन शिकस्त ना पहले हुई थी और ना ही होनी थी। ऐसे में जख्मों से चूर अंग्रेजों की फौज ने सुलह की दरख्वास्त की। अगर टीपू ये जंग जारी रखता तो वो जनूबी हिंदू में अंग्रेजों के हेडक्वार्टर मदारस पर भी काबज हो सकता था। ऐसी सूरत में कम से कम जनूबी हिंदुस्तान से अंग्रेजी सल्तनत का खात्मा हो जाता। लेकिन टीपू ने रहम दिली से काम लिया और सुलह कर ली। 1784 में उसने अंग्रेजों से जंगबंदी का माहदा कर लिया। इसके बाद टीपू तो हिंदुस्तान के लोगों के लिए हीरो बन गया, लेकिन बरतानिया में सफे मातम बिछ गई। अंग्रेजों ने तय कर लिया अगर हिंदुस्तान पर कब्जा बरकरार रखना है तो टीपू सुल्तान को रास्ते से हटाना होगा और इसलिए उन्होंने साजिशों का जाल बिछाना शुरू कर दिया। इन साजिशों में टीपू सुल्तान की एक कमजोरी उनके बहुत काम आई। वो कमजोरी ये थी कि टीपू सुल्तान दरबारियों को खुश रखने का हुनर नहीं जानता था। उसने हुक्मरान बनने के बाद कई नए लोगों को अपने दरबार में जगह दी, जिससे पुराने लोग बहुत ज्यादा परेशान हुए। पुराने दरबारी वो लोग थे जिसने सुल्तान को तख्त संभालने में मदद दी थी, लेकिन अब उन्हें लगने लगा था कि टीपू सुल्तान उन्हें नजरअंदाज
नजरअंदाज कर रहा है। टीपू अपनी असूल पसंदी के लिए अपने साथियों को सजाएं भी देता था। इस वाक़े से सुल्तान के बहुत से वफादार बददिल हो गए। चुनांचे दरबारी साजिशों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिससे अंग्रेजों की दाल गलने का इम्कान पैदा हो गया। अब उन्हें टीपू के दरबार से गरदार मिलने लगे थे और इन गरदारों का खरीदार था ईस्ट इंडिया कंपनी का आया हुआ नया जर्नैल। हिंदुस्तान में इस ईस्ट इंडिया कंपनी के नए जनरल गवर्नर का नाम लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये शख्स बहुत मक्कार था और दुश्मन को मैदान जंग में हराने से ज्यादा उसे अपने घर में कमजोर करने का हुनर जानता था। उसने टीपू सुल्तान की रियासत में कई जासूस भेजे जिसमें एक का नाम था सैयद इमाम। ये शख्स टीपू की दारुल हुकूमत श्रृंगापटन पहुंचा, जहां उसने नाराज और लालची दरबारियों को ईस्ट इंडिया कंपनी की हिमायत पर तैयार कर लिया। लेकिन ये साजिश बर वक्त पकड़ी गई। टीपू सुल्तान ने इसका सख्त नोटिस लिया। गरदारों को सजाए मौत दी गई, लेकिन इससे गरदारों की तादाद रुकी नहीं बल्कि और बढ़ने लगी। टीपू के दरबारियों को खरीदने के बावजूद लॉर्ड कॉर्नवालिस तनहाट टीपू के मुकाबले पर आने से डरता था। उसने मसाम हैदराबाद और मरहट्टे को भी अपने साथ मिला लिया। कॉर्नवालिस ने इस जंग को जवाब बनाकर साबका शिकस्त के वक्त किया जाने वाला सुबला का वादा तोड़ दिया और मैसूर पर चढ़ाई कर दी। पहले उसने मैसूर के अहम शहर बेंगलोर पर हमला कर दिया। टीपू सुल्तान ने जवाबी हमला करते हुए उसे बेंगलोर में घेर लिया। लेकिन जब टीपू सुल्तान फैसला कुन हमला करने वाला था तो उसकी फौज में मौजूद गरदारों ने हमले की तफसीलात लॉर्ड कॉर्नवालिस तक पहुंचा दी, जिसकी बदौलत वो बचकर निकलने से कामयाब हो गया। वो न सिर्फ टीपू सुल्तान से बच निकला मगर उसने एक बहुत बड़ा चक्कर काटते हुए टीपू सुल्तान के मरकज श्रृंगापटन पर चढ़ाई कर दी। लेकिन श्रृंगापटन से 15 किलोमीटर की दूरी पर उसकी हिम्मत जवाब दे गई। वजह यह थी कि उसकी फौज थक चुकी थी। टीपू के छापामार दस्तों ने अंग्रेजों की सप्लाई लाइन भी काट दी थी। फरवरी 1799 में अंग्रेजी फौज और उसके इत्तेहादी चार इतराफ से मैसूर पर हमलावर हो गए। टीपू ने हमलावर अंग्रेजों के मुकाबले के लिए लश्कर रवाना किए, लेकिन कमांडरों ने दुश्मनों पर हमले का हर मौका जाया कर दिया। अपने कमांडरों का ये मुजाहरा देखकर मैसूर के सिपाही सवाल करते थे कि जब दुश्मन जद में है तो हमला क्यों नहीं किया जा रहा, लेकिन उन्हें ये कहकर चुप करा दिया जाता था कि ये सुल्तान ही की हिकमत अमली है। अंग्रेजों ने सुल्तान को दबाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सुल्तान भी हार मानने को तैयार नहीं था। इस बार वो खुद फौज लेकर निकला और उसने अंग्रेज जंगल हरस के छक्के चटा दिए। एक मुलाजिम ने कहा, हुजूर अंग्रेजों को बता दें कि आप कौन हैं, अंग्रेज आपका एहतराम करेंगे। लेकिन तब टीपू सुल्तान ने वो अल्फाज कहे जो तारीख में अमर हो गए। टीपू सुल्तान ने कहा, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। शेर मैसूर तब तक लड़ता रहा जब वो बेबस होकर गिर नहीं गया। अंग्रेज इस वक्त नहीं जानते थे कि किले के दरवाजे से बाहर लड़ने वाला ये शख्स टीपू सुल्तान है। सुल्तान जब गिरा तो एक लालची अंग्रेज उसकी पीठ पर बांधी हीरों की पेटी उतारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन सुल्तान अभी जिंदा था। उसने तलवार के वार से अंग्रेज की टांग उड़ा दी। अंग्रेज ने पलटकर गोली चलाई जो कि टीपू सुल्तान के सर में लगी और सुल्तान शहीद हो गया। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस लाजमी से करना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।